तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून, और इसे द रीपर भी बोलते हैं। ये टॉप 10 मूरियन मानवा में से आती है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, मूरियन मानवा बेस्ड होती है पुराने समय में, और ये मानवा है तो ये साउथ कोरिया की है, यानी कि साउथ कोरिया का पुराना समय दिखाया जाएगा हमें, और इसमें चाइना भी इंक्लूडेड होता है। और इस मानवा में हम एक बच्चे की जर्नी देखेंगे कि कैसे वो नॉर्मल बच्चा एक वर्ल्ड क्लास असासिन बनता है। इसका वर्ल्ड सेट होता है पुराने साउथ कोरिया और चाइना में, जहाँ पर मटेरियल आर्ट चलते हैं। मटेरियल आर्ट होते हैं कुंफू कराटे ही होते हैं, बस इसमें ये थोड़ा मैजिक का तड़का लगा देते हैं जिससे हमें और मजा आता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज को। तो कहानी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक मार्केट को, जहाँ पर हमें बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, इसका नाम रहता है पेयो वोल, जो कि सिर्फ 14 साल का होता है। फिर हमें मेन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और डिटेल से बताया जाता है कि पेयो एक अनाथ है, यानी इसके माँ बाप नहीं है, और वो एक ड्रिफ्टर है। देखिए, ड्रिफ्टर वो लोग होते हैं जिनके घर बार कुछ नहीं होते, जो कि एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं खाने की तलाश में या फिर रहने की तलाश में, उन्हें ही ड्रिफ्टर बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पेयो बहुत ही मुश्किल से अपने लिए खाना इकट्ठा करता है, और खाना देख के लग ही रहा है कि ये किसी का फेंका हुआ या फिर खाया हुआ खाना है। पर कुछ भी हो, हमें पेयो बहुत ही खुश नजर आ रहा है। और पेयो मार्केट में यूं ही घूम रहा होता है अपने खाने को लेकर। तभी अचानक से एक बड़ा सा आदमी पेयो के सामने आ जाता है, और पेयो उसे देख के डर जाता है और कहता है, कौन हो आप? और तभी हमें उस आदमी का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है, जिसमें भी उसकी शक्ल ही नहीं दिख रही। क्या क्लोजअप शॉट है! वो आदमी पेयो से बोलता है, तुम मुझे काम के लग रहे हो। तो यहाँ से ही हमारी रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। तो स्वागत है आप सभी का रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून की इस जर्नी में। तो अगले सीन में पेयो हमें बहुत ही अंधेरी जगह पे सोया हुआ दिखाया जाता है। तभी पेयो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, मैंने पक्का अपनी आंखें खोली है, मतलब मैं अंधा तो नहीं हुआ हूँ। तो मुझे इतना अंधेरा नजर क्यों आ रहा है? और यही नहीं, यहाँ पर एक भी रोशनी की किरण नहीं है। ये कौन सी जगह है? मैं 1% भी अपने आप को हिला नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास स्ट्रेंथ बची ही नहीं है। तो पेयो अपने आप से बोलता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उस आदमी को जरूर मुझसे कुछ चाहिए। ना तो मुझे उसका नाम पता है, ना तो मुझे उस आदमी के बारे में पता है। उस आदमी ने मुझे यहाँ बंद क्यों करा है? मुझे लग रहा है उस आदमी के पास कुछ ना कुछ कारण है मुझे ना मारने का। क्या मिशन होगा उसका? तो यहाँ पर पेयो अपना नाम बोल रहा होता है बार बार कि मेरा नाम पेयो है। पेयो सोच रहा होता है कि क्या मैं अपनी कॉन्शियसनेस को खो चुका हूँ? मुझे नहीं पता कितना टाइम हो चुका है मुझे यहाँ रहते हुए। पेयो को यहाँ रहते हुए डर लग रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है। पेयो सोच रहा होता है कि मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, नहीं तो मैं अपने आप को ही भूल जाऊंगा। तो तभी पेयो जोर जोर से बोलने लगता है, मेरा नाम पेयो वोल है, मेरा नाम पेयो वोल है। अपनी मम्मी का नाम, अपने पापा का नाम बोल रहा होता है। पर पेयो कब तक बोलता रहेगा? अब पेयो को भूख भी बहुत लग रही है। पेयो को लग रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तो पेयो अब ऐसी कंडीशन में है जहाँ उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, ना खाना है ना पानी है, और वो अपनी बॉडी को 1 इंच भी नहीं हिला सकता। तो इस कंडीशन में या तो आदमी पागल होके मरता है या तो भूखा मरता है, और वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ये पेयो को अब समझ आ चुका था। पर तभी अचानक पेयो की उंगलियां हिलने लगती है, और पेयो अपना हाथ भी हिला पा रहा था, और अब पेयो अपने मुंह से भी सांस ले पा रहा है। ओ भाई, मुंह भी बनता है यार। पेयो को लग रहा होता है कि उसके बॉडी के जितने भी सेंसेस है वो वापस आ चुके हैं, जैसे कि पेयो अब स्मेल कर सकता है, सूंघ सकता है। तो तभी पेयो जिस जमीन पे वो होता है उस जमीन को छू कर देखता है तो उसे वो ठंडी लगती है, और उसे लग रहा होता है कि मैं अंडरग्राउंड फ्लोर पे हूँ। और तभी अचानक से पेयो को पानी की आवाज आती है। पानी की आवाज सुनते ही पेयो पागल सा हो चुका था। पेयो को किसी भी तरीके से पानी चाहिए। पेयो बहुत ही कोशिश कर रहा होता है आगे बढ़ने की, पर पेयो बहुत ही मुश्किल से रेंग रेंग के आगे बढ़ रहा होता है। और तभी पेयो बोलता है, मुझे जीना है, मुझे जीना है, मैं यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगा। तो अगर आपको मेरी एक्टिंग पसंद आई हो तो प्लीज एक बटन दबा के जाइएगा। तो पेयो को जिस डायरेक्शन से पानी की आवाज आ रही थी, पेयो उस डायरेक्शन में पहुंच चुका होता है। और तभी वहाँ हमें बहुत बड़ी रॉक सॉलिड दीवार नजर आती है। तो पेयो अपने हाथों से उस दीवार को महसूस करता है और हार ही मान जाता है। मैं भी हार मान चुका हूँ भाई, जीने दो बच्चे को यार। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि अचानक से पेयो के सामने एक आदमी आ जाता है, और वो आदमी डिट्टो पेयो की तरह ही दिखाई दे रहा था।
पेयो पागल हो चुका है क्योंकि अब पेयो अपने आप से ही बात कर रहा है। तो पेयो का हम शक्ल बोलता है कि तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो जीने की, मुझे हंसी आ रही है तुम्हें देख के। आखिर क्या रखा है तुम्हारी झकमरी जिंदगी में जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। हार मान जाओ, हार मान जाओ और शांति से रहो। तो पेयो बोलता है अगर मैं हार मान जाऊं तो क्या मैं सही में शांति से रह पाऊंगा? मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे यहाँ से जिंदा निकलना है, मैं यहाँ से जिंदा निकल के रहूंगा। तो पेयो का हम शक्ल बोलता है तुम सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हो। तो पेयो बोलता है कि अगर मैं मर गया बिना उस आदमी को मारे जिसने मुझे यहाँ फंसाया है तो मुझे मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। मैं यहाँ से जिंदा बाहर निकलूंगा, जब तक मैं मेरा बदला न ले लूं तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। तो पेयो का हम शक्ल उससे पूछता है क्या तुम सही में बदला लोगे? तो पेयो बोलता है हाँ। तो पेयो का हम शक्ल एक और बार पूछता है पेयो से क्या तुम हार नहीं मानोगे? तो पेयो बोलता है कभी नहीं। तो ये सुन के पेयो का हम शक्ल वहां से चला जाता है और पेयो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ, खुद से ही बातें कर रहा हूँ। पर पेयो को उसके हम शक्ल से बात करके एक मोटिवेशन आ चुका था। तो पेयो वापिस उठता है और उसी दीवार पर जाता है। तो पेयो को उस दीवार पर कुछ महसूस होता है। पेयो को लग रहा होता है कि ये एक मोस है जो कि इस दीवार पे पानी की मॉइस्चर से उग गई है। देखिए मोस का मतलब होता है काई, जो कि ईडेबल भी होती है और नहीं भी होती। तो पेयो सोचता है कि ये खाने लायक है क्या नहीं, पर पेयो को ये खाना ही पड़ेगा अगर उसे जिंदा बचना है तो। और यहाँ पेयो के रिएक्शन से हम देख सकते हैं कि बहुत ही बिल्कुल घटिया टेस्ट है इसका, पर पेयो की बॉडी अच्छा फील कर रही है इसको खाने के बाद भी। तो को लग रहा होता है कि ये खाने लायक है। तो आखिरकार पेयो को कुछ खाने को मिल ही गया। तो अगले सीन में हम देख सकते हैं कि पेयो इस जगह को मेजर कर रहा होता है और पेयो ने मेजर भी कर लिया है। 3x3 मीटर की जगह नापी है पेयो ने। तभी पेयो सोच रहा होता है कि ये 3x3 का है, यानी कि इसे मैन मेड बनाया गया है। तो पेयो का शक बिल्कुल सही था, किसी ने जानबूझकर पेयो को यहाँ किडनैप करा है। तो तभी अचानक पेयो को एक आयरन से बनी हुई गेट का साउंड सुनाई देता है और हम देख सकते हैं कि उस गेट से रोशनी आ रही है। और हम देखते हैं कि पेयो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा होता है क्योंकि इतने दिन तक अंधेरे में रहने के कारण एक इतनी सी रोशनी भी आंखें सहन नहीं कर सकती। पेयो को लग रहा होता है कि कोई ना कोई यहाँ है। तभी हम देखते हैं हाथ को और उस हाथ में है बाउल। हाँ सही बोला क्या मैंने? कोई नहीं। तो वो हाथ वहाँ बाउल रख के चला जाता है और अचानक पेयो को कुछ अच्छी खुशबू आती है उस बाउल में से। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि उस बाउल में खाना है। पेयो उसे देखकर बोल रहा होता है कि इसमें रोटेन फिश, टी लीव्स, पोर्क और बचे हुए मीट के टुकड़े हैं शायद। पेयो सोच रहा होता है कि इसमें 5 तरह के बचे हुए खाने हैं और एक पर्सन का 5 अलग अलग तरीके के आइटम खाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका मतलब यहाँ 1 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ किडनैप कर रखा है। 5 या फिर 5 से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं मुझे यहाँ फंसाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ और भी जने हैं मेरे अलावा जिन्हें किडनैप किया गया है, क्योंकि सिर्फ मुझे फंसाने के लिए इस तरह की जगह बनाना ये तो बेवकूफी है। आखिर क्या हो सकता है उनका गोल? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पेयो इंटेलिजेंट है, अपनी दिमाग का यूज कर रहा है वो शानदार तरीके से। अगर मैं इसकी जगह होता ना, मैं खाने पे फोकस करता। इतना कौन सोचे यार। और पेयो वो ही बोल रहा होता है जो मैंने भी बोला, बाद में सोचूंगा, पहले खा लेता हूँ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं पेयो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा होता है और पेयो हमें बताता है कि यहाँ उसे फंसे हुए 4 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और यहाँ वंस ए डे वो छोटा दरवाजा खुलता है पेयो को खाना देने के लिए और वो लोग एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ खाना दे के चले जाते हैं। तो पेयो यहाँ बोलता है कि अगर मैं यहाँ कुछ भी ना करूँ तो मैं यहाँ पागल ही हो गया हूँ रह के। और पेयो हमें बताता है कि वो थोड़ी सी अपनी सराउंडिंग को देख पा रहा होता है। पेयो इस डार्क एनवायरनमेंट में रहकर अडेप्ट हो चुका है और अब पेयो यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स देख सकता है जो कि वहीं रह रहे होते हैं। और अचानक से पेयो के हाथ में सांप आ जाता है और काट भी लेता है। पेयो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। पेयो बोल रहा होता है कि मेरी पूरी बॉडी ऐसी फील हो रही है जैसे कि जल रही हो, क्या ये स्नेक वेनम की वजह से हो रहा है? पेयो को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बेहोश हो जाता है और तभी गेट खुलता है और उसका खाना आता है। पेयो खाने के पास जाकर बोलता है कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ नहीं मरना,
और पेयो अपना खाना खा रहा होता है। तो अगले सीन में हम देख सकते हैं कि पेयो एक जगह बैठा होता है और स्नेक को देख रहा होता है और तभी सोच रहा होता है कि मैं मरा कैसे नहीं। पेयो को लग रहा होता है कि शायद डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस के कारण मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं और पेयो पहले से कहीं गुना ज्यादा अच्छी तरह देख पा रहा होता है उस अंधेरे में। और पेयो सोच रहा होता है कि क्या ये इस सांप के कारण हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरियां सुनी है जो कि पॉइजन से सरवाइव करने के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गए थे। अगर मैं पॉइजन रेजिस्टेंस को हासिल कर पाऊं तो मैं एक नई एबिलिटी को पा सकता हूं। तो यही सोच के पेयो अपने आप को सांप से दोबारा कटवा लेता है। अब पेयो को भी लग रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि पेयो को इतना दर्द होता है कि उसकी पूरी बॉडी फील्स लाइक ऑन फायर। पर पेयो मुस्कुराते हुए बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं है जितना पहली बार मुझे दर्द हुआ था। और अचानक हम देखते हैं कि जो गेट बंद था वो अब खुल चुका है। ओ आखिरकार ये खुल चुका है। तो पेयो कमरे के बाहर निकलता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा सा हॉलवे है जहाँ पर और भी रूम है। पेयो पास वाले रूम को देखकर सोचता है कि ये रूम मेरे रूम से 20 स्टेप दूर है, तो इसी वजह से मुझे किसी की भी प्रेजेंस सेंस नहीं हो रही थी। पेयो को अचानक से पास वाले रूम में बदबू आती है और पेयो वहाँ जाकर देखता है तो उसे एक बच्चे की मरी हुई लाश नजर आती है। पेयो को उस बॉडी की शेप देख के लगता है कि वो उसी की उम्र का है और पेयो को लगता है कि दूसरे कमरों में भी यही सब है। पेयो हॉलवे के अंदर आगे बढ़ रहा होता है, तभी एंड में उसे बहुत बड़ा आयरन का डोर नजर आता है। पेयो उस डोर को खोलता है और पेयो को अपने सामने 2 लोग नजर आते हैं। उन दोनों को देख के इग्नोर कर देता है और वहाँ के भी सारे रूम देखने लगता है। तभी पेयो यहाँ पर भी वैसी ही डेड बॉडी देख रहा होता है। लड़की पेयो को देख के बोलती है कौन हो तुम कहाँ से आए हो? यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं बचा है। तभी पेयो सोच रहा होता है कि ये लड़की मेरी तरफ ही देख रही है, पर ये इस काले अंधेरे में मुझे नहीं देख सकती। ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो पूरी तरीके से यहाँ अडेप्ट हो चुका हूँ। तभी पेयो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम पेयो वोल है, मैं यहाँ एडजेसेंट सेक्टर में फंस गया था। तभी वो लड़की बोलती है क्या यहाँ इसी तरह के और भी प्लेस हैं? तभी पेयो बोलता है हो सकता है। पेयो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की अपना नाम बताती है सो यो वॉल और उस लड़के का नाम बताती है सोंग चियो वॉल। पेयो आगे बढ़ता हुआ उन दोनों से बोलता है लेट्स गो। तभी वो लड़की बोलती है कहाँ पर? यहाँ पर शायद इसी तरह की और भी प्लेस है, तुम बस मेरा पीछा करो। वो लड़की उस लड़के से बोलती है यहाँ पर बहुत अंधेरा है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तभी वो तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर ऐसे ही अलग अलग सेक्टर होते हैं बहुत सारे और पेयो इस अंधेरे में भी देख सकता है क्योंकि वो अडेप्ट हो चुका है। इसी कारण से पेयो इस पूरी जगह को एक्सप्लोर कर सकता है आराम से। इसी तरीके से पेयो एक और सेक्टर का गेट खोल लेता है और हमें और भी लोग दिखाए जाते हैं। पेयो यहाँ पर भी सारे रूम को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि जहाँ मैं था उसके कंपेयर में यहाँ ज्यादा बाउल और खाना मौजूद है। क्या ये इनकी प्लानिंग है कि अलग अलग सेक्टर में मैनेजमेंट में डिस्क्रिमिनेशन करना? तभी हम देखते हैं कि पेयो आगे बढ़ रहा होता है और सारे लोग पेयो को फॉलो कर रहे होते हैं। तभी पेयो एक गेट के पास पहुंचता है और पेयो जब उस गेट को खोलता है तो वहां से हमें रोशनी आते हुए दिखाई देती है और उस आती हुई रोशनी को कोई भी सहन नहीं कर पा रहा होता है। ये सभी लोग बहुत टाइम से अंडरग्राउंड रहे हैं तो एक टॉर्च की लाइट भी इन सबको अंधा कर सकती है। तभी हमें एक बहुत बड़ी कासल लाइक बिल्डिंग दिखाई जाती है। ये सभी लोग इस बिल्डिंग को देख के चौंक गए होते हैं। ये सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। पेयो इस बिल्डिंग को अच्छे से देख रहा होता है और पेयो कहता है यहाँ कोई नहीं है। पेयो इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देख के सोच रहा होता है ये सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर का हिस्सा बहुत खराब तरीके से बनाया गया है। ये बिल्डिंग सेम वैसी ही है जैसे कि आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा, एक घर रहता है और जब आप उस घर का गेट खोलते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, मतलब एक फ्रेम है बस घर की। तो उस तरीके से है बिल्डिंग। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है और वो लड़की पेयो से बोलती है तुम्हारा नाम पेयो है ना? और लड़की अपना नाम ली मिन बताती है। ली पेयो से बोलती है अब मैं तुम्हारी केयर में हूँ, यानी कि देख रेख में हूँ। ली पेयो के पास आ जाती है। मेरे को जलन क्यों मच रही है। ली पेयो से बोलती है
तुम्हारी लाल आंखें क्या शुरुआत से ही ऐसी है? पेयो सोच रहा होता है कि क्या ये उस सांप के काटने से हुआ है? दूसरों से अलग दिखाई देना, वो भी इस जगह में, ये बिल्कुल सही नहीं है। ली पेयो से बोलती है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें पता नहीं है, शायद ये तुम्हारे साथ यहाँ रहकर हुआ होगा। ली पेयो से बोलती है, तुम मुझे अलग लग रहे हो और लोगों से। पेयो ये सुन के घबरा जाता है और बोलता है, कैसे? ली पेयो से बोलती है, यहाँ सब लोग कंफ्यूज्ड है, पर तुम ही हो जो इतना सोच रहे हो। पेयो ली की बात सुन के घबरा जाता है। तभी वहाँ सो आ जाती है और बोलती है, यहाँ सभी बच्चों ने डिसाइड करा है कि वो अब से एक साथ रहेंगे। तुम दोनों क्या सोचते हो इसके बारे में? पेयो बोलता है, मैं देखता हूँ। क्या तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते? पेयो सो से बोलता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसके बारे में सोचने का। सो पेयो से बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हारा मन बदले तो तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हो। सो ली से भी पूछती है, तुम क्या कहती हो? ली सो से कहती है, ऑलराइट, मैं तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। अकेले रहने से तो अच्छा है हम साथ रहें, क्योंकि हमारे पास ज्यादा एडवांटेज होगा सरवाइव करने के लिए। सो मुस्कुराकर ली से कहती है, बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। पेयो इन सबको देखकर सोचता है, ये सभी लोग अंधेरे में बहुत लंबे समय तक अकेले रहे हैं। मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि इनका दिमाग सही है। मैं अभी किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकता। मैं अभी के लिए इन सभी को बस दूर से ही देखता रहूंगा। इन सभी बच्चों ने एक दूसरे के चेहरे देखे हुए कुछ समय ही बीता है और ये अपने अपने दल बना चुके हैं। बात करते हैं पहले दल की, जिसके मुख्य सदस्य हैं सो और सोंग। दूसरा दल जिसको लीड कर रहा है कांग इल। तीसरा दल जिसको लीड कर रहा है इयोम इलजुंग। चौथा दल जिसका हेड है गो योंग सान। और एक बच्चा जो किसी भी दल का हिस्सा नहीं है, हमारा प्यारा पियो वॉल। किसी भी दल को ज्वाइन नहीं करने के कारण सभी बच्चे पेयो के बारे में अब अफवाहें उड़ाने लगे। और ये अफवाहें कुछ इस प्रकार है, मैंने सुना है कि जिस सेक्टर में पेयो था उस सेक्टर में कोई जिंदा नहीं बचा। पेयो ही कैसे बच गया जबकि बाकी सब मर गए? क्या उसने ही सबको मारा है? पेयो इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए इस जगह के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। पेयो सोच रहा होता है कि मुझे यकीन है कि ये बिल्डिंग हाल में ही बनी है, लेकिन यहाँ बहुत सारी काई है। इसका मतलब ये है कि ये अंडरग्राउंड स्पेस बहुत पहले ही बनाया गया था और किसी ने हाल में ही इसे दोबारा इस्तेमाल किया है। वो कोई भी हो, पर इतना तो तय है कि वो बहुत अमीर है, क्योंकि ये एवरेज पर्सन के बस की बात नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर सीलिंग से लाइट आ रही होती है और हमें एक बास्केट दिखाई जाती है जो कि नीचे अंडरग्राउंड स्पेस में आ रही होती है और उस बास्केट में होता है बहुत सारा खाना। तभी सभी बच्चे उस खाने को देख के टूट पड़ते हैं। तभी सो उन बच्चों को रोक लेती है। सो सभी बच्चों से कहती है कि क्यों नहीं इस खाने को सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तभी चारों दल के लीडर एक साथ आ जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा ही रहे होते हैं। तभी हीरो की एंट्री होती है। पेयो हीरो की तरह एंट्री लेता हुआ कहता है, मैं मेरे हिस्से का खाना ले जा रहा हूँ। पेयो अपने खाने का हिस्सा ले ही रहा होता है, तभी इयोम उसका हाथ पकड़ लेता है। इयोम पेयो से कहता है, बिना हमारी परमिशन के तुम ये खाना यहाँ से नहीं ले जा सकते। इस बास्केट में जो भी है वो हमारे कंट्रोल में है। तभी ये सुन के पेयो अपना हाथ उठाता है और सीधा दे मारता है इयोम की आंखों पर। और तभी पेयो इयोम से बोलता है, क्या कह रहे थे तुम? मतलब क्या बोल रहे थे तुम? एक बार वापस बोलना। यहाँ पर इयोम की चीखें निकल जाती है। तब भी पेयो नहीं रुकता और बोलता है, मैंने तुमसे कहा है, क्या बोल रहा था तू? यहाँ सभी बच्चे घबरा जाते हैं। इयोम को इस हालत में देखकर सभी बच्चे पेयो को क्रेजी सन ऑफ अ बिच बोलने लगते हैं और यहाँ हमें पेयो का बैड एस लुक देखने को मिलता है। तभी बीच में सो आती है और कहती है, उसे छोड़ दो, इस तरह वो तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, वो अब समझ चुका है। तभी पेयो सो से बोलता है, मेरे खाने का क्या होगा? सो पेयो से बोलती है, कोई भी तुम्हारे खाने को टच भी नहीं करेगा। सो उन दोनों दल के लीडरों से बोलती है, नहीं करोगे ना? वो तो बेचारे फुल घबराए हुए रहते हैं। पेयो इयोम को छोड़ देता है। तभी हम देख सकते हैं कि इयोम की एक आंख डैमेज हो चुकी है और इयोम पेयो को सन ऑफ अ बिच बोलता है। पेयो इयोम से बोलता है, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी दूसरी आंख के साथ भी वही हो जो तुम्हारी पहली आंख के साथ हुआ है? अगर अंधे होने का इतना ही शौक है तो आगे आके देख लो। पेयो अपना खाना लेकर वहां से चला जाता है। पेयो मन में सोच रहा होता है कि शायद ये लोग हमारा टेस्ट ले रहे हैं ताकि जितने भी यूजलेस चाइल्ड हैं उनको निकालने के लिए।
ये पहले दिन से ही स्टार्ट हो गया था और ये चलता रहेगा तब तक जब तक इनका गोल पूरा ना हो जाए। अभी बहुत सारे बच्चे मरना बाकी है। वैसे भी ये सभी लोग आगे जाकर मेरे दुश्मन ही बनने वाले हैं। तभी सो पेयो के पास आती है और बोलती है, तुम्हें कैसा लग रहा है इन सभी को अपना दुश्मन बनाकर? तुमने जो करा है इसको देख के बहुत सारे बच्चे ईएम के दल को छोड़ चुके हैं। तभी पेयो सो से बोलता है, तो इसका मतलब तुम्हारा दल अब सबसे बड़ा दल हो चुका है। मैंने नहीं सोचा था तुम्हारा इन सब में भी इंटरेस्ट है, क्योंकि तुमने इन सभी से दूरी बनाए रखी है, लेकिन लगता है तुम्हारी नजर पूरे टाइम यही है। पेयो सो से बोलता है, जितना तुम लोग मुझ में इंटरेस्ट दिखाते हो उतना मैं भी तुम लोगों पर नजर रख रहा हूँ। तभी पेयो सो को देखकर सोचता है, सो सबसे कम खाना खाती है, लेकिन सो अपने दल के लिए सबसे ज्यादा खाना इकट्ठा करती है, इसलिए बाकी बच्चे सो के प्रति इतने लॉयल है, इसलिए ही सो सबसे अलग दिखती है। ऐसे दिखती तो माल भी है। सो पेयो से बोलती है, क्या तुम अब भी उस अंधेरे कमरे में रह रहे हो क्योंकि बाकी बच्चे तुमसे डरते हैं इसलिए? तभी पेयो सो से बोलता है, मुझे वहाँ कंफर्टेबल लगता है। पेयो अभी भी उस डार्क रूम में इसलिए रह रहा है क्योंकि वहाँ पर व्हाइट स्नेक है। पेयो अभी भी सांप से अपने आप को कटवाता है क्योंकि पेयो को अभी और ज्यादा टॉलरेंस पानी है पॉइजन से। तभी सो पेयो से पूछती है, क्यों ना तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ अकेले रहने से अच्छा। तभी पेयो सो से बोलता है, मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे चुका हूँ। और हम देखते हैं बास्केट वापस नीचे आती है। तभी दल के मेंबर इस खाने को देख के चौंक जाते हैं क्योंकि इस बार खाना पहले से कम आया था। और पेयो ये सब देख के बोलता है, इट्स बिगॉन। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है एक लड़के के बारे में जिसका नाम मार्क नोसाम है, जो फाइनल सेक्टर से जिंदा बचा था और फिर सो के दल में शामिल हो गया था। मार्क अपने दल में सबसे छोटा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो दल के सारे काम करता था। और आज वही मार्क मरा हुआ पाया गया। सभी दल के मेंबर नाखुश थे, रो रहे थे और बोल रहे थे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे जिस सन ऑफ द बिच ने काम किया है। सभी लोग जानते थे कि मार्क क्यों मरा। मार्क आज इसलिए मरा क्योंकि मार्क सबसे ज्यादा कमजोर था। सो और सोंग मार्क की बॉडी को दफनाते हैं। सोंग गुस्से में आके कहता है, अगर हमें पता होता कि ये किसने करा है तो हम जरूर मार्क का बदला लेते हैं। तभी सो सोंग से कहती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये किसने करा है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे दल का मेंबर मरा है। और सो गुस्से में बोलती है, हमें बदला लेना होगा वैसे ही जैसे इन्होंने लिया है। पेयो हमें बता रहा होता है कि वॉर अब चालू हो चुकी है। तो एक बार फिर से सबसे कमजोर बच्चा मरा हुआ पाया गया। ये इस बार गो दल का मेंबर था, पर ये तो अब शुरुआत थी। हर रात बीतने के साथ कोई ना कोई बच्चा हमें मरा हुआ मिलने लगा। पहले सो के दल का मेंबर, फिर इयोम के दल का मेंबर, फिर गो के दल का मेंबर, और ऐसे ही कांग के दल का मेंबर मरते रहे। सभी बच्चों ने एक दूसरे पर ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया और ये सभी बच्चे भूख से तड़पते हुए राक्षस जैसे बन गए। तो अगले सीन में हमें पेयो उसी अंधेरे कमरे में काई खाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अब खाना मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। पेयो सोच रहा होता है कि वो भूखे बच्चे अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये शांति जल्द ही खत्म हो जाएगी। और ये बोलते ही पेयो को फुट स्टेप की आवाज आती है। पेयो को फुट स्टेप से लग रहा होता है कि ये 4 लोग हैं। मैं आप सबको पहले ही एक चीज बता दूं कि इस अंधेरी जगह में कोई भी कुछ भी नहीं देख सकता एक्सेप्ट पेयो। पेयो इस जगह का राजा है। अब आप सबको अंदाजा हो ही गया होगा कि इनकी अब क्या हालत होने वाली है। तो अगले सीन में हमें 4 जने दिखाई देते हैं और इन सबको लीड कर रहा होता है इयोम। इसकी दूसरी आग भी जाने वाली है। तो इयोम कहता है, कहाँ पर है वो सन ऑफ द बीच? इयोम मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं अब तक 2 जनों को मार चुका हूँ, अब अगली बारी पेयो वोल की है। ये बहुत ही अच्छा टाइम है मेरा बदला लेने का। कहाँ पर हो तुम पेयो? तभी उन चारों में से एक बहुत तेज चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके पैर में सांप काट कर चला जाता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ इसके साथ, और ये बेचारा जहर के कारण मर जाता है। इयोम का अब दिमाग खराब हो चुका है। इयोम उन तीनों से बोलता है, यहाँ कुछ है, चारों तरफ देखो अपने। और तभी पेयो उन तीनों में से एक को दबोच लेता है। तभी इयोम घबरा कर पेयो से बोलता है, जोंगा को जाने दो पेयो। पेयो मन में सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मर जाएगा और मैं खूनी बन जाऊंगा। अभी के लिए सही यही होगा कि मैं इसको ना मारूं, पर आज नहीं तो कल मुझे किसी को मारना ही होगा, तो क्यों ना आज ही मार लूं। वैसे ये डायलॉग में नहीं था। तभी इयोम पेयो से चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने मेरे सारे आदमियों को मार दिया, तुम शैतान हो एक। ये बोल के इयोम पेयो पे अटैक कर देता है। इयोम
का पूरा जोड़ लगा लेता है, पर वो पेयो का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा होता है। पेयो योम के सारे अटैक डोज करके अचानक योम के पीछे आ जाता है और बोलता है, इस बार सिर्फ तुम्हारी एक आंख से काम नहीं चलेगा। ये सुन के इयोम पागल हो जाता है, भगने लगता है वहां से। तभी इयोम रास्ते के एंड में फंस जाता है और पेयो इयोम के पास आ रहा होता है। बुरी तरीके से डरा हुआ इयोम पेयो से बोलता है, क्यों ना हम दोनों हाथ मिला ले, तुम लंबे समय तक अकेले इन बच्चों के अगेंस्ट सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो सो और सोम का दल भी कुछ नहीं है हमारे सामने। ये बात सुनकर भी पेयो आगे बढ़ रहा होता है। इयोम पेयो से बोलता है, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारा अंडरलिंग भी बन सकता हूँ। देखिए अंडरलिंग यानी सर्वेंट, नौकर मान लीजिए, नौकर। मैं बाकी मेंबर से अलग हूँ, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा, समझो पेयो। पेयो इयोम के सामने आकर बोलता है, शुरुआत में तो तुम मेरी चाटोगे, लेकिन मुझे यकीन है समय बीतने के साथ तुम भी वही गंदी हरकत दोहराओगे जो तुमने आज दोहराई है, क्योंकि तुम गंदी नाली के कीड़े हो। ये डायलॉग में नहीं था वैसे। तभी इयोम चिल्ला कर बोलता है, तुम गलत हो, मैं नहीं करूंगा ऐसा। पेयो उसकी सारी बात इग्नोर करके इयोम के जबड़े में दे मारता है अपने हाथ से, और फिर पेयो इयोम के शरीर को पूरी तरीके से जकड़ के इयोम का गला घोटने लगता है। इयोम चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, पर पेयो इयोम को मार के ही दम लेता है। पेयो इयोम से कहता है, जो कि मर चुका है, मैंने तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि मैं अभी भी कमजोर हूँ। ये बोल के पेयो वहां से चला जाता है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में वो बताया जाता है कि इयोम के दल को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इयोम और उसके साथी मरे हुए पाए गए, और इन सब को देखकर तीनों दल मेंबर घबराए हुए थे और तीनों को ही लग गया था कि ये सब काम पेयो ने किए हैं। सो मनी मन सोच रही थी, क्या पेयो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसने अकेले ही 4 लोगों को मार दिया। दूसरा दल लीडर कोंग भी मन में सोच रहा था कि मुझे पेयो से पंगा नहीं लेना है। तीसरा दल लीडर गो भी मन में सोच रहा था कि पेयो चालाक और समझदार है। पेयो जानता है कि लोगों को डराने के लिए क्या करना चाहिए। तो कांग हमें बताता है कि बास्केट में जितना भी खाना आता है वो इतना कम होता है कि उसको सब में डिस्ट्रीब्यूशन करना इम्पॉसिबल है, और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि खाना पाने के लिए किसी को मारना ही होगा, और अब हर कोई एक हत्यारा बन चुका है। तो पेयो इयोम को मारने के बाद इस स्टेट में है कि अब उसे कोई भी नहीं छू सकता, और गो अपने मेंबर से कहता भी है कि पेयो के पास जाने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। तभी अचानक से गो के दल का मेंबर भाग के आता है गो के पास। दल का मेंबर गो को बोलता है, नॉर्थ में रेड हाउस के पास 2 बच्चे हैं, मुझे लगता है कि वो बच्चे सो दल के मेंबर हैं। तभी गो दल के मेंबर से पूछता है, क्या उनके पास खाना है? तभी दल का मेंबर गो को बताता है, मैंने उनके हाथ में एक आलू देखा है, अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो वो बच्चे उस आलू को पूरा खा जाएंगे। तभी गो मन में सोचता है कि एक आलू के लिए हमें उन बच्चों को मारना होगा। तभी गो दल के सभी मेंबर को तैयार रहने के लिए कहता है। तो हमें 2 बच्चों को दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चे के पास एक आलू है, और तभी एक बच्चा आलू खा ही रहा होता है, और गो के दल के मेंबर पागलों की तरह उस एक आलू को खाने के लिए उन दोनों को मारने के लिए भाग रहे होते हैं। गो भी ये सब देख के चौंक रहा होता है। तभी वो दोनों बच्चे गो के दल के मेंबर को देखकर भाग रहे होते हैं। तभी गो को कुछ गड़बड़ लग रही होती है। तभी उन 2 बच्चों में से एक बच्चा सीटी मारता है। तभी 2 लोग दीवार तोड़कर अपने हाथ में लकड़ी की स्टिक लेकर गो के दल को मारने लगते हैं, और गो, ये एक ट्रैप है, सब लोग पीछे आ जाओ। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सो के दल के मेंबर वहां आकर गो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सो वहां आती है और गो से कहती है, आज हमने एक आलू से इतनी बड़ी मछली पकड़ी है, ऐसा लगता है कि आज हम खाने वालों की संख्या काफी कम कर सकते हैं। तभी गो गुस्से से सो की तरफ देखता है। गो को पता लग गया था कि गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। तभी गो शांत होकर सो से बोलता है, क्या तुम सिर्फ मेरी जान लेकर संतुष्ट हो सकते हो? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे मेंबर को छोड़ दो। तभी सो गो से कहती है, मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहूंगी, लेकिन हमारे पास इतना खाना नहीं है। तभी गो सो से बोलता है, क्या तुम सभी मेंबर को मारने के बाद ही सेटिस्फाई होंगी? तभी सो गो से कहती है, अगर तुम मेरी जगह होते
तो तुम भी यही करते। सो अपने सभी दल के मेंबर से कहती है सबको मार दो, और सारे दल मेंबर गो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और गो देखता है कि उसके सारे मेंबर एक के बाद एक मर रहे होते हैं। और हमें गो वर्सेस सॉन्ग की लड़ाई भी दिखाई जाती है। पेयो ऊपर बैठे सब देख रहा होता है। तो अब वॉर चालू हो चुकी है, जिसमें सारी ट्रिक्स और शॉर्टकट लगाए जा रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए। तभी पेयो सोचता है कि इस बिल्डिंग की प्लेसमेंट कुछ इस तरह है कि कोई भी आसानी से इस बिल्डिंग में नहीं घुस सकता, और अगर इसमें कंप्लीट सिक्योरिटी हो तो इस बिल्डिंग में किसी का भी जाना इम्पॉसिबल है। ये बिल्डिंग असलियत में एग्जिस्ट करती है, और ये शायद उसकी एक कॉपी है जो यहाँ बनाई गई है। और जिन लोगों ने भी ये बिल्डिंग बनाई है वो लोग चाहते हैं किसी को मारना जो कि इस बिल्डिंग के अंदर ही है, और हमें इस्तेमाल किया जाएगा उस पर्सन को मारने के लिए। अगर इस तरह का बड़ा हाउस एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये जियांगू का कोई बड़ा क्लैन है, और अगर बिना सोच विचार के इस जैसे प्लेस में अटैक किया तो इसके परिणाम बहुत बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए वो हमें यूज कर रहे हैं एक हथियार की तरह, और ऐसा हथियार जो एक बार यूज करा और फेंक दिया। ये लोग हमें यहाँ लाए इसलिए हैं ताकि हम एक हथियार बन सके इनके लिए। ये लोग हमें असैसिन बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। गो दल के सारे मेंबर मारने के बाद सो दल के मेंबर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सो दल के मेंबर आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट अब कोई नहीं है, ये हमारी कंप्लीट विक्ट्री है। हमारी बॉस कितनी अच्छी है जो हमारा इतना ख्याल रखती है, और इन साले ठरकियों की शक्ल देखो। तभी हमें ली को दिखाया जाता है जो कि इन नमूनों को देख रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे अभी भी उनके ब्लड की स्मेल आ रही है। ये लोग खा कैसे सकते हैं जबकि इनके हाथ उनके खून से सने हुए हैं। मुझे अब नफरत होने लगी है इन लोगों से भी और खुद से भी। तभी हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड प्लेस की रूफटॉप का गेट खुल रहा होता है, और सभी बच्चे सोच रहे होते हैं क्या ये खाने का टाइम हो चुका है, वो भी इतनी जल्दी। तभी सो पीछे से चिल्लाती है कि हमें जितना ज्यादा हो सके इतना ज्यादा खाना सिक्योर करना है। तभी सो मुस्कुराते हुए बोलती है कि इस बार हम भर पेट खाना खा पाएंगे, क्योंकि अब गो दल के चले जाने के बाद अब हमारे रास्ते में कोई नहीं है। पेयो कुछ अजीब सी शक्ल बना रहा होता है, जैसे कि पेयो को मिर्गी का दौरा आ गया हो। तभी सो के पास में खड़ा हुआ सोंग चिल्लाता है ये क्या है। तो हमें दिखाया जाता है कि ऊपर वाले गेट से कुछ लोग मास्क पहने हुए नीचे आ रहे होते हैं। सभी बच्चे इनको देख के शॉक हो जाते हैं। तभी वो मास्क वाले सारे लोग इन बच्चों को डंडे से मार रहे होते हैं, वो भी पूरी तरीके से मार मार के इनका कुत्ता बना देते हैं। तभी मार खाते हुए पेयो सोच रहा होता है कि मैंने सब एक्सपेक्ट कर लिया था, और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि स्टार्ट में ही हमें इस तरीके से मारेंगे। मुझे अभी कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कुछ करा तो मैं इनकी नजर में आ जाऊंगा। तभी हमें 3 और मास्क वाले लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने 1, 2 और 3 नंबर वाला मास्क पहना होता है। ये नमूने कौन है ये। तभी पेयो उन 3 लोगों को देख के गुस्से में बोलता है यही है वो लोग जो इन मास्क मैन को ऑर्डर दे रहे हैं। तभी हमें एक हाथ दिखाया जाता है, उसे देख के सारे मास्क मैन रुक जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है 1 नंबर वाले मास्क मैन को, जिसका नाम होता है फर्स्ट स्वॉर्ड। तो फर्स्ट स्वॉर्ड उन बच्चों से बोलता है तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है, अब से तुम सबको मेरी ही बात माननी है। तभी उन बच्चों में से एक बोलता है अबे चंपू कौन है तू, और ये बोलते ही उसके पास खड़े हुए मास्क मैन ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये सब देख के सारे बच्चे सदमे में आ चुके थे। और तभी फर्स्ट स्वॉर्ड बोलता है मैंने अभी किसी को भी बोलने की परमिशन नहीं दी है। अगले सीन में बताया जाता है हमें कर्स पॉइजन के बारे में। तो अगर आप किसी भी पॉइजनस ऑर्गेनिज्म को किसी जार में रख देते हो तो वो सब एक दूसरे को ही खाने लगते हैं जब तक कि कोई एक बच ना जाए, और वो बचा हुआ एक ही सबसे ज्यादा पॉइजनस होता है। तो यही होता है कर्स ऑफ पॉइजन। तो हमें ये कहानी इसलिए बताई गई है क्योंकि ये सब इन बच्चों के साथ हो रहा है। तो इन बच्चों में से जितने भी कमजोर बच्चे थे वो सब बच्चे रास्ते से हट चुके हैं। अब बस उनमें से जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे हैं वही बचे हैं, और यही बच्चे फर्स्ट स्वॉर्ड को चाहिए। तभी फर्स्ट स्वॉर्ड सेकंड स्वॉर्ड से पूछता है इन बच्चों में से किस बच्चे पर
ध्यान देना सही रहेगा। तो सेकंड सोर्ड फर्स्ट सोर्ड से कहता है जैसा कि आपने सोचा था सो ही वॉल, क्योंकि वो सबसे बड़ी दल की लीडर है और बच्चों पर उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। अगर हम सो को हल्के में लेंगे तो फ्यूचर में उसे संभालना बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है। तो तभी फर्स्ट सोर्ड सेकंड सोर्ड से कहता है कि उस पे सबसे ज्यादा ध्यान दो ताकि उसके मन में भी विद्रोह करने का ख्याल ना आए। सेकंड सोर्ड फर्स्ट सोर्ड को बताता है कि सॉन्ग और कैंग भी कमजोर नहीं है, वो बस सॉन्ग की सक्सेस के कारण थोड़े पीछे रह गए हैं, वरना उनकी मटेरियल आर्ट्स बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट सोर्ड सेकंड सोर्ड से पूछता है कि सेक्टर 1 का अकेला सर्वाइवल उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। सेकंड सोर्ड बोलता है अगर आपका मतलब पेयो वॉल से है तो वो अभी भी जिंदा है। तभी फर्स्ट सोर्ड बोलता है कि सेक्टर 1 में सबसे कम खाना रखा था और उसकी बहुत ही पुअरेस्ट कंडीशन थी, तो उस प्लेस को सर्वाइव करने वाला कोई नॉर्मल तो हो नहीं सकता। तो पेयो वॉल पे भी नजर रखो। तभी फर्स्ट सोर्ड बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 6 साल हैं, हमें किसी भी हाल में रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। तभी फर्स्ट सोर्ड एक गोल्डन कलर का स्क्रोल निकालता है और उस स्क्रोल को देखते हुए मन में बोलता है आखिर क्यों कैप्टन ने इस रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट करा। और हमें उस स्क्रोल के अंदर की थोड़ी बहुत डिटेल बताई जाती है। प्रीवी ओनली द ब्लड फैंटम ग्रुप कैप्टन। देखिए प्रीवी का मतलब होता है कुछ गुप्त जानकारी, और वो भी फैंटम ग्रुप का कोई ब्लड कैप्टन है। और इसके आगे हमें बताया जाता है रिक्वेस्टिंग असासिनेशन किसकी करनी है उसका नाम नहीं बताया जाता। ड्यूरेशन है 7 साल और रिवॉर्ड है 5 लाख गोल्ड येंग। और लास्ट में हमें कंडीशन बताई जाती है कि ब्लड फैंटम ग्रुप से रिलेटेड एक भी निशानी को नहीं छोड़ना है। तो इसका मतलब अगर ये सारे बच्चे अपना असासिनेशन मिशन पूरा भी कर लेते हैं तब भी ये जिंदा यहाँ से नहीं बचने वाले, इनको मरना होगा। ये वही कॉन्सेप्ट है यूज एंड थ्रो वाला। तो इसी जानकारी के साथ हमारे 8 चैप्टर पूरे होते हैं, पर अभी बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी है। आखिर ये ब्लड फैंटम ग्रुप कौन है और क्या पेयो यहाँ से जिंदा बच पाएगा? तो जानने के लिए बने रहिएगा नेक्स्ट पार्ट में। और मैं सही बता रहा हूँ इस वीडियो को बनाने में मेरी जान निकल गई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। तो तब तक के लिए बाय।